हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। बैंकिंग चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक देश के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक होता है, जो एपेक्स बैंक होता है एक देश का, जो कि सारे के सारे मॉनेटरी मेजर्स पे ध्यान देता है, उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार बनाया गया था। आरबीआई जो है ये कब बना था? तो भाई ये बना था हमारा 1 अप्रैल 1935 को बना था ये। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। ठीक है, आरबीआई एनेक्टेड हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई पे जो एक्ट है वो आरबीआई एक्ट 1934 लागू होता है। और आरबीआई का संगठन कब हुआ था, आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई ऑर्गेनाइज्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स क्या हैं। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक्स हैं जो कि पब्लिक से डीलिंग करते हैं, पब्लिक के डिपॉजिट्स लेते हैं, पब्लिक को विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास जितने भी बैंक्स हैं जिनमें हम लोगों के खाते हैं, जनरल पब्लिक के अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक पे कौन सी रेगुलेशन, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? तो भाई वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार काम किया जाता है सारा का सारा। मैंने बताया था कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट पब्लिक दोनों तरह के होते हैं, लेकिन आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो पब्लिक होगा और वो लोगों के हित में काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा वहाँ पे। जबकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते थे, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी एक देश के अंदर मॉनेटरी जो इश्यूज होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आरबीआई उनके साथ जो है डील करेगा। लेकिन कमर्शियल बैंक को मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, कमर्शियल बैंक मॉनेटरी इश्यूज के साथ डील नहीं करता। ठीक है, हमने आगे ये भी पढ़ा था कि मनी सप्लाई से रिलेटेड अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो सारा का सारा आरबीआई के पास होगा, और जबकि कमर्शियल बैंक्स के पास मनी सप्लाई का भी कंट्रोल नहीं होगा। करेंसी इशू करने का हक आरबीआई को है, जबकि कमर्शियल बैंक्स करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा आरबीआई है ये अदर बैंक्स के साथ डील करता है। आरबीआई जो है ये कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स वगैरह मेंटेन करता है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनको देता है फाइनेंशियल जो है एस्पेक्ट से। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये सिर्फ जनरल पब्लिक को सुविधाएं देते हैं। ठीक है, हमारे देश में एक ही आरबीआई है, जबकि कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे हैं देश में। ठीक है, बहुत सारे तरह के कमर्शियल बैंक्स हमारे देश में हैं। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, आप एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। आगे हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि भाई क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन का, मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में था ये। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं कि अगर एक कमर्शियल बैंक जो है वो 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट लेता है, इनिशियल डिपॉजिट, तो उसमें से वो सारा का सारा पैसा अपने पास रिजर्व मेंटेन नहीं करता, वो 20% अपने पास रिजर्व मेंटेन करता है। इस रिजर्व को हम लोग LRR के नाम से जानते थे, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो के नाम से। तो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है तो 20% यहाँ पे एजम्पशन हमने ली है, ये रेट अलग भी हो सकता है, डे टू डे चेंज होता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई 20% का यहाँ पे हमने LRR का रेट मान लिया, तो 1000 का 20% 200 रुपये जो है बैंक ने क्या किया, 200 रुपीज़ अपने पास एज अ रिजर्व क्रिएट कर लिया, और बाकी 800 रुपीज़ का बैंक ने क्या किया, 800 रुपीज़ बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो लोन दिया गया था पैसा, ये जिस व्यक्ति को हमने लोन दिया था ये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 एजम्पशंस पढ़ाई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ये रही 2 एजम्पशंस हमने यहाँ पे पढ़ी थी। क्या क्या 2 एजम्पशंस थी ये? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सारा बैंकिंग जो सिस्टम है, सारा जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसको एक यूनिट मान के हम यहाँ पे चल रहे थे, अलग अलग बैंक मान के नहीं चल रहे थे, एक यूनिट मान के चल रहे थे, और बैंक्स के नाम से हम उनको संबोधित करते थे, बैंक के नाम से हम उनको बुलाते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे हमने ये भी सेकंड एजम्पशन ये पढ़ी थी कि भाई जितने भी रिसिप्ट्स और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी बैंकिंग रूट से होके गुजरती हैं। इसका मतलब एक इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा पैसा बैंक के थ्रू ही लेन देन किया जा रहा है, ऐसी एजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशन थी हमारी, यहाँ पे ये 2 एजम्पशन हमने ली थी।
और इन्हीं एजम्पशन की वजह से देखिए क्या होगा कि जब हम 800 रुपये का लोन देंगे अब अपने कस्टमर को, तो हम उसके बैंक अकाउंट में उसको ये पैसा ट्रांसफ़र करके देंगे, ना कि कैश के रूप में देंगे, ठीक है। अब उसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा। अब मान लेते हैं सारा का सारा पैसा उसने विड्रॉ कर लिया, अकाउंट से निकाल लिया, तो वो किसी को पेमेंट करेगा, ये पैसा किसी को देगा। वो जब वो ये पैसा किसी को देगा तो वो पैसा उसके अकाउंट में ही तो जाएगा ना, क्योंकि पेमेंट्स भी सारी बैंकिंग रूट के थ्रू हो रही है। मैंने आपको ये एजम्पशन में पढ़ाया अभी। तो इसका मतलब जब वो पेमेंट करेगा तो दोबारा ये पैसा घूम फिर के बैंक में चला जाएगा, और बैंक एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं। अलग अलग कमर्शियल बैंक्स को हम एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं, तो घूम फिर के दोबारा पैसा कहाँ पे आ गया, बैंक के पास आ गया। अब बैंक दोबारा क्या करेगा, अब दोबारा 800 रुपये का डिपॉजिट बैंक के पास आ गया है, तो ये 800 रुपये का जो डिपॉजिट आया बैंक के पास घूम के, बैंक इसमें से दोबारा 20% रखेगा अपने पास 128 रुपीज़, और बाकी 640 रुपीज़ का बैंक लोन दे देगा। और फिर वो दोबारा से जो लोन का पैसा है वो जिसको लोन दिया गया था उसके अकाउंट में जाएगा, वो विड्रॉ करके पेमेंट करेगा, दोबारा पैसा बैंक के पास आ जाएगा, फिर उसमें से 20% बैंक रख लेगा, और फिर इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये सारी बात हमने पढ़ी थी यहाँ पे। अच्छे से आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। जो जो डाउट्स होंगे इसके अंदर, अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई थी तो मुझे बता देना। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि भाई डिफाइन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद व्हाट आर इट्स फीचर्स, अब उसके फीचर्स क्या हैं ये भी बताओ। तो सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फीचर्स क्या। अब सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन मैं नोट्स में नहीं लिख पाया था, मैंने लिखी नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। आप लोग भी इसको नोट कर लेना, नोट्स में भूल गया था मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है, तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब क्या होता है भाई, एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। एपेक्स का मतलब सबसे बड़ा। तो सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी, सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी हु controls, regulates and direct, who controls, regulates and direct the entire banking and monetary system of a country। तो इसका मतलब भाई सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है, एक सबसे बड़ी बॉडी है ये फाइनेंशियल रूप से अगर देखा जाए तो। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी हु रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई हमारी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। अब आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं। तो भाई यहाँ पे देखो आपके सामने आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 5 फंक्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सेंट्रल बैंक के। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे है करेंसी अथॉरिटी, उसके बाद सेकंड नंबर पे है बैंकर टू द गवर्नमेंट, फिर है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, फिर है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फंक्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं सेंट्रल बैंक के। अब ये जो 4 फंक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी, फिर बैंकर टू गवर्नमेंट, फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, और फिर लास्ट वाला कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले हम इन 4 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी की तरफ बढ़ते हैं। करेंसी अथॉरिटी, तो भाई जो सेंट्रल बैंक होता है, जो आरबीआई है हमारे देश में, इसका एक मेन फंक्शन ये है कि भाई ये करेंसी इशू करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल होंगे करेंसी में, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, तो सेंट्रल बैंक छापता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इन सारे नोट्स को छापता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, देखो पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है किसी भी कंट्री के अंदर करेंसी इशू करने की, ठीक है। आगे लिखा गया है कि भाई इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी नोट्स। तो इंडिया के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सोल राइट है करेंसी पेपर नोट्स इशू करने का। लेकिन ब्रैकेट में एक यहाँ पे बात लिखी है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। इसका मतलब 1 रुपये के जो नोट हैं और जो कॉइन्स हैं ये आरबीआई नहीं छापता,
तो भाई ये 1 रुपए के नोट्स और कॉइन्स कहाँ फिर छपते हैं भाई, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा छापे जाते हैं। आगे लिखी है ये बात, विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये कौन इशू करता है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है हमारे देश में, ठीक है। तो अब तक की बात पढ़ के क्या समझ में आया कि जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी इशू करता है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, तो आरबीआई करेंसी पेपर नोट छापता है, लेकिन 1 रुपए का नोट और जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं जितने भी हमारे पास हैं, वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा उनकी प्रिंटिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब आगे है यहाँ पे, ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी। अब भाई जितनी भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करती है वो सारी की सारी उसके लिए लाइबिलिटी है। अब भाई एक बात देखो, एक देश के अंदर सेंट्रल बैंक जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, फिर भी आरबीआई इतने सारे लोगों के हिसाब से नोट क्यों नहीं छाप देता, सारी गरीबी क्यों नहीं ख़त्म कर देता। इतने सारे लोग इंडिया में हैं तो सबके लिए ही लाखों करोड़ों रुपए छाप के सबको ही अमीर बना दे, ऐसा क्यों नहीं कर देता। तो भाई ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जितने नोट्स छापे जाते हैं ना, उतनी ही लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है सेंट्रल बैंक की। मतलब नोट छापना जो है वो फ्री नहीं है सेंट्रल बैंक के लिए, उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसकी, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है जितने ज़्यादा नोट वो छापेगा। और दूसरी बात यह है कि उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। एक देश के अंदर जितने ज़्यादा नोट छापे जाएंगे, जितनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट की जाएगी, जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा लोगों के पास, उतना ही ज़्यादा उस देश में महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो यही बात है कि भाई ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी, जितना भी पैसा सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी होगी। आगे लिखा है यहाँ पे, दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स। इसका मतलब भाई जितना भी पैसा उसने छापा उसके बदले में उसको इक्वल वैल्यू के एसेट भी खरीदने पड़ेंगे, इक्वल वैल्यू के एसेट उसको परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, एसेट्स रखने पड़ेंगे अपने पास। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का एक नोट छापा तो 100 रुपीज़ का एसेट भी उसको खरीदना है, ये उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, इक्वल वैल्यू के उसको अपने पास एसेट भी खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एसेट के ऊपर मैंने डबल स्टार लगाया है क्योंकि इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे नीचे आपको अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई एसेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तक की बात पहले समझते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो जितने भी नोट छापता है, जितनी भी करेंसी वो छापता है, उतनी ही उसकी लाइबिलिटी भी बन जाती है, क्योंकि नोट जो हैं वो इसी तरीके से छापे जाते हैं कि अगर 100 रुपीज़ का एक नोट छापा तो 100 रुपीज़ के इक्वल की एक सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उतनी वैल्यू के उसको जो है एसेट भी परचेज करने पड़ेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि भाई सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट का क्या मतलब है, तो भाई एसेट का मतलब देखते हैं। एसेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एसेट का यूजुअली मतलब है यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, आगे है फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बात ये की गई है कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड बुलियंस हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है यहाँ पे शेयर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे इक्वल वैल्यू के आरबीआई को क्या करने पड़ेंगे, इक्वल वैल्यू के जो हैं अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। गोल्ड कॉइन्स को मेंटेन करना पड़ेगा एज अ रिजर्व, गोल्ड बुलियंस को मेंटेन करना पड़ेगा, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को। तो मतलब जितना पैसा आरबीआई इशू करता है उतनी इक्वल वैल्यू के उसको अपने पास रिजर्व भी मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखे कि भाई आरबीआई जो है वो पैसा छापने के लिए फ्री नहीं होता, ठीक है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो पैसा जितना पैसा छापेगा उतनी ही उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, उतना ही उसको अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, गोल्ड कॉइन्स के रूप में, गोल्ड बुलियंस के रूप में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रूप में, या फिर जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, उसकी कुछ सिक्योरिटीज़ उसको खरीदनी पड़ जाएंगी उस इक्वल वैल्यू की, जितनी वैल्यू के वो नोट्स इशू करेगा, ठीक है। तो ये बात हमने समझी। तो भाई अभी तक हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा कि सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करता है, किसी भी देश के अंदर वो करेंसी इशू करता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई हमारे देश में, आरबीआई को सोल राइट है करेंसी पेपर नोट्स इशू करने का, लेकिन 1 रुपये का नोट और जो सिक्के होते हैं जितने भी, वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इशू किए जाते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पे पढ़ी कि भाई जो सेंट्रल बैंक है वो सारे के सारे जो भी करेंसी वो इशू करता है, जितनी करेंसी वो इशू करता है उसके बदले में उतनी ही उसकी लाइबिलिटी भी जो है वो उसको
क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का अगर उसने एक नोट प्रिंट किया तो 100 रुपीज़ के इक्वल उसको एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, गोल्ड कॉइन्स के रूप में या गोल्ड बुलियंस के रूप में या फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रूप में या डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स के करेंसी सिक्योरिटीज़ के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके सारी बातें यही थी। अब आगे यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू टू आरबीआई। अब हमारे देश में नोट छापने का जो दायित्व है वो सिर्फ आरबीआई को ही सौंपा गया है, कोई और व्यक्ति इंडिया में नोट नहीं छाप सकता। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई सिर्फ आरबीआई को ये अधिकार मिला हुआ है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे है इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। भाई नोट सर्कुलेशन में एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे हमको अवेलेबल होगी। तो भाई पहली बात तो यहाँ पे जो नोट्स छपेंगे ना उन सब का जो उसके लिए जो पेपर यूज़ किया गया है, उस पर जो इंक यूज़ की गई है, नोट छापने का जो तरीका है वो सारा सेम होगा, यूनिफॉर्म वे होगा वो, ठीक है। दूसरी बात नोट जो है वो सर्कुलेट करने का भी जो तरीका है वो सारा यूनिफॉर्म होगा, सेम वे होगा, एक ही जगह से सेंट्रलाइज्ड वे में आरबीआई के थ्रू ही सारा काम किया जाएगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी यहाँ पे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ पे यही हो गया कि भाई यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। अगली बात यहाँ पे है इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अब भाई सारे के सारे अधिकार यहाँ पे करेंसी इशू से रिलेटेड सेंट्रल बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई पे भी आरबीआई का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। एक देश के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई है, जितना भी पैसा देश में सर्कुलेट हो रहा है, उस सारे मनी के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, आरबीआई का। तो इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई पे प्रभाव डालने का आरबीआई के पास क्या रहेगा, पावर रहेगी, ठीक है। अब कैसे मनी सप्लाई पे प्रभाव डाल सकती है आरबीआई। भाई अगर एक देश में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो गया है तो आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ को यूज़ करके वो पैसा लोगों से खींच भी सकती है। अगर एक देश में कम पैसा है तो आरबीआई जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी कर सकती है, देश में पैसा सर्कुलेट भी कर सकती है एक्सेस, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। क्योंकि भाई जो लोगों के पास जितना पैसा अवेलेबल होगा ये सारा मनी सप्लाई का पार्ट होता है। हमने पढ़ा था मनी सप्लाई के अंदर कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जो है वो मनी सप्लाई के अंदर काउंट की जाती है। थर्ड यहाँ पे एडवांटेज है कि भाई इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। अब यहाँ पे देखो सारा का सारा जो नोट छापने की प्रक्रिया है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो एक ही अथॉरिटी है नोट छापने वाली। तो इसका मतलब भाई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का भी उस पर कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है, कोई अलग अलग अथॉरिटीज़ नहीं है, एक ही अथॉरिटी पे गवर्नमेंट को भी फोकस करना पड़ेगा। तो इट अनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। तो गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के ऊपर अपना सुपरविजन और कंट्रोल रख सकती है विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स, ठीक है, कि भाई कितने नोट छापने कितने नहीं छापने हैं, ये चीज़ जो है गवर्नमेंट के भी ध्यान में रहेगी। अब अगली बात यहाँ पे आती है इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अब इससे लोगों का फेथ, लोगों का विश्वास बढ़ता है करेंसी सिस्टम के अंदर। करेंसी सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ेगा क्योंकि एक ही अथॉरिटी है, तो लोगों के मन में भी ये बात रहेगी कि भाई ये सुप्रीम पावर है, ये एपेक्स बॉडी है, तो जो एपेक्स बॉडी के द्वारा जितनी भी चीज़ें रेगुलेट की जाएंगी उनका पालन भी किया जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक फेथ भी इससे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इससे जो हमारी देश की इंटरनल करेंसी है और जो फॉरेन करेंसीज हमारे देश में सर्कुलेट हो रही हैं उनकी वैल्यू को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। क्योंकि एक ही यहाँ पे बॉडी हमारे पास है आरबीआई, तो वो रेगुलेट कर सकती है इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से, ठीक है। एक ही सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे सोल अथॉरिटी होने के आरबीआई के। अब आगे यहाँ पे कुछ बातें लिखी कि भाई सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी अथॉरिटी है कि वो मनी बोरो कर सकती है सेंट्रल बैंक से। बोरो कर सकती है मतलब उधार ले सकती है, मतलब वापस भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मनी ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से और फिर वापस नहीं लौटाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन लेने की यहाँ पे छूट है, लोन ले सकती है, उस पर ब्याज वगैरह जो बनता है वो देना पड़ेगा नॉर्मली। आगे है व्हेन गवर्नमेंट इंकर्स अ डेफिसिट इन द बजट इट बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक। जब गवर्नमेंट को अपने बजट में डेफिसिट माने घाटा, डेफिसिट का मतलब घाटा हो जाता है, इट बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग इट्स ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स का मतलब होता है सिक्योरिटी,
यहाँ पे ट्रेजरी बिल जो शब्द आया है इसका मतलब है शेयर्स। तो गवर्नमेंट अपने शेयर्स आरबीआई को बेच देती है और बदले में आरबीआई से क्या ले लेती है, पैसा। तो भाई जब भी गवर्नमेंट को घाटा होता है, जब भी गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है बजट में, तो गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल्स का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ से है, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को क्या कर देती है, सेल कर देती है और बदले में पैसा वहाँ से ले लेती है। आगे अब यहाँ पे है व्हेन सेंट्रल बैंक एक्वायर दीज सिक्योरिटीज़ इट इश्यूज करेंसी नोट्स। अब जब सेंट्रल बैंक को ये सिक्योरिटीज़ मिलती हैं तो सेंट्रल बैंक क्या करता है भाई, करेंसी नोट्स इशू कर देता है, ठीक है। दिस इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स डेट। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि भाई जब गवर्नमेंट को घाटा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू कर दिया और बदले में लोन ले लिया। और सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने करेंसी नोट्स इशू करके दे दिए गवर्नमेंट को। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स डेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो उधार है उसको मोनेटाइज कर दिया आरबीआई ने, या फिर इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा और फाइनेंसिंग का मतलब फाइनेंस करना, तो घाटा फाइनेंस कर दिया एक तरीके से आरबीआई ने, ठीक है। गवर्नमेंट को जो घाटा हुआ था वो आरबीआई ने उसको फाइनेंस करके दे दिया, किसके बदले में, इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज के बदले में, ठीक है। मतलब फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके बदले में भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यहाँ पे रखी गई। आगे यहाँ पे है कि भाई, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था सेंट्रल बैंक का, ठीक है, कि भाई वो करेंसी नोट्स इशू कर सकते हैं। अगली बात यहाँ पे है बैंक टू गवर्नमेंट। तो भाई जो हमारे सेंट्रल बैंक हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी वो बैंकर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जनरल पब्लिक कहाँ पे जाती है पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए, कमर्शियल बैंक्स में जाती है, एफडी करवाने के लिए कमर्शियल बैंक में जाती है, लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक में जाती है। तो जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड सुविधाएं हैं वो सारी की सारी जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक से मिलती है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो गवर्नमेंट को कौन देगा फाइनेंशियल सर्विसेज, तो भाई गवर्नमेंट को ये सारी की सारी जो सर्विसेज है ये कौन देगा, ये सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करेगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, बैंक है वो एक तरीके से। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि भाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर, एक बैंकर के रूप में काम करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है, एंड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी काम करते हैं। तो जो हमारा रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस प्रकार से तीन रूप में काम करता है, बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में। एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो इसका मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी ये बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट दैट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब जम्मू और कश्मीर को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स के लिए ये जो है इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करता है। मतलब जम्मू और कश्मीर के लिए जो आरबीआई है वो बैंकर का काम नहीं करता, एजेंट का काम नहीं करता और फाइनेंशियल एडवाइज़र वाली सर्विसेज भी वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को नहीं देता। आगे यहाँ पे ये बात लिखी है कि भाई एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो एज अ बैंकर ये गवर्नमेंट की जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जो बैंकिंग बिजनेस रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी पूरी करता है। तो एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी बैंकिंग रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो सारे के सारे कौन करेगा, आरबीआई करके देगा। अगली यहाँ पे बात यह है कि भाई इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। तो क्या क्या काम करता है देखो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए, भाई ये करंट अकाउंट मेंटेन करता है गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस के लिए, गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है उसके लिए करंट अकाउंट मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भाई सेकंड पॉइंट है इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स, ये रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करता है, एंड मेक पेमेंट्स। तो भाई ये पैसा लेता है और पैसा देता भी है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। एंड कैरी आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। तो भाई करेंसी एक्सचेंज करना, रेमिटेंस का मतलब होता है किसी को पैसा भिजवाना, या दूसरे कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस है वो सारे के सारे ये कैरी आउट करेगा गवर्नमेंट के लिए। अगली चीज़ यहाँ पे है इट ऑल्सो गिव लोन एंड एडवांसेस
टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड। टेम्पररी पीरियड का मतलब ये कि भाई एक निश्चित समय के लिए देगा ना लोन और एडवांसेस, ठीक है, बाद में वो पैसा ले भी लेगा, मतलब ठीक है, नॉर्मली लोन देगा एक टेम्पररी पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। आगे है द गवर्नमेंट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। अब ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट कैसे सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, तो भाई ट्रेजरी बिल्स बेच के, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स बेच देती है गवर्नमेंट, मतलब अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है आरबीआई को, और बदले में क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। अब बाद में जब वो लोन रीपे करना होगा गवर्नमेंट को, लोन रीपे कर देगी गवर्नमेंट, और जो ट्रेजरी बिल्स थे वो उसको वापस मिल जाएंगे अपने, ठीक है, इस तरीके से। आगे यहाँ पे है एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। तो भाई जितना भी पब्लिक डेट है वो सारा, डेट माने होता है उधारी, ठीक है, मतलब एक तरीके से लोन्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, तो जितनी भी उधारी है, जितना भी पब्लिक डेट है वो सारा का सारा जो है मेंटेन करने की, मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक एज अ एजेंट ये काम करता है, ठीक है। तो एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक पब्लिक डेट को मैनेज करता है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है उसको मैनेज करता है। अगली चीज़ है एज अ फाइनेंशियल। तो देखो 3 पार्ट्स में हमने इसको पढ़ा। पहला तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स तो हमने ये पढ़े कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो एज अ बैंकर क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो एज अ बैंकर वो ये 3 काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा एज अ एजेंट वो क्या काम करता है। तो एज अ एजेंट वो भाई पब्लिक डेट को मैनेज करता है, ठीक है, पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ एजेंट वो निभाता है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो क्या करता है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। तो जितने भी इकोनॉमिक मुद्दे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं या मॉनेटरी मैटर्स हैं, उन सब के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है, एडवाइस करता है। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन था बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है, और बैंकर के रूप में वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी देता है, एज अ एजेंट भी काम करता है पब्लिक डेट के रिस्पेक्ट में, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब यहाँ पे थर्ड फंक्शन हमारा आ गया है बैंकर्स बैंक। तो जो बाकी बैंक्स हैं हमारे देश में, कमर्शियल बैंक्स हैं जो, उनके लिए भी ये बैंक का काम करता है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। तो भाई जो आरबीआई है, ये बाकी जितने भी बैंक्स हमारे देश में हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबका सुपरवाइज़र है ये, ठीक है, उन सबका सुपरवाइज़र है, उनका एपेक्स बैंक है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी बॉडी है ये बैंक की, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को हैंडल करता है, और कमर्शियल बैंक की भी जो बैंकिंग नीड्स हैं वो सारी कौन पूरी करेगा, सेंट्रल बैंक पूरी करेगा। जैसे कि जनरल पब्लिक पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगी, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगी, और कमर्शियल बैंक्स के पास अगर पैसे की कमी पड़ गई तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाएंगे, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। सेंट्रल बैंक से अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा करके चलेंगे। तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी है हमने कि भाई देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई एजेंसी होनी चाहिए जो कि उनको सुपरवाइज करे, उनको रेगुलेट करे, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करे, उन पे अपना अल्टीमेट कंट्रोल बना के रखे, ठीक है। तो बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू अदर बैंक्स। तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो एपेक्स बैंक है वो आरबीआई है, तो आरबीआई बाकी सारे बैंक्स पे अपना कंट्रोल स्थापित करके रखता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता है, और उनको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। आगे है इन दिस सेंस इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक्स एज द लेटर मेंटेन्स विद द जनरल पब्लिक। लेटर का मतलब यहाँ पे जिसका नाम बाद में लिया गया, ठीक है, लेटर माने जिसका नाम बाद में लिया गया। तो यहाँ पे भाई इस लाइन के अंदर किसका नाम बाद में लिया गया, तो सबसे पहले देखो ये लाइन में क्या लिखा था, इन दिस सेंस इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप। इट का मतलब हो गया आरबीआई, ठीक है, आरबीआई बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों में से बाद में नाम आया किसका, कमर्शियल बैंक का। तो यहाँ पे लेटर का मतलब हो गया कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो दोबारा पढ़ता हूँ मैं इस लाइन को, तो यहाँ पे पढ़ता हूँ भाई इन दिस सेंस आरबीआई बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज द कमर्शियल बैंक मेंटेन विद द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन जनरल पब्लिक के साथ है ना, वही सेम रिलेशन आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है, ठीक है, सेम टू सेम रिलेशन। मतलब एक जनरल पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक के पास जिन नीड्स के लिए जाती है
कमर्शियल बैंक उन नीड्स के लिए कहाँ पे जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे थी। अब आगे है एज द बैंकर टू बैंक्स द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज़। तो भाई दूसरे बैंकों के लिए बैंकर का काम जो करता है आरबीआई, उसमें वो 3 काम करके देता है दूसरे बैंकों को। क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहला देखो यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं सबसे पहले। लास्ट क्लास में मैंने जब आपको मनी क्रिएशन समझाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था LRR, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LRR, ठीक है। LRR माने मैंने बताया था लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। तो लिक्विडिटी रिजर्व रेशो का मतलब क्या था? लिक्विडिटी रिजर्व रेशो का मतलब ये था कि भाई जितना पैसा कमर्शियल बैंक को एज ए रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं इट इज द टोटल रेशो या टोटल अमाउंट, इट इज द टोटल अमाउंट दैट अ कमर्शियल बैंक has to maintain as रिजर्व। तो ये वो टोटल अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये जो LRR होता है ना, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे LRR के? 2 कंपोनेंट्स होते हैं LRR के। यहीं पे लिखता हूँ मैं भाई 2 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे होता है हमारा SLR। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक बात लिख के दिखाता हूँ आपको, ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई जो हमारा LRR है, यहाँ पे लिखते हैं LRR में 2 चीज़ें होती हैं। LRR इक्वल्स टू SLR प्लस CRR, ठीक है। तो देखो LRR एक ब्रॉडर टर्म है, जो लिक्विडिटी रिजर्व रेशो है ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें फर्दर 2 चीज़ें आती हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और दूसरा आता है CRR माने होता है कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो, तो अब हमें समझना है भाई ये SLR और CRR क्या होता है। सबसे पहले देखो CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशो, ये वो वाला रिजर्व है जो कि हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। मतलब ये वो वाला रिजर्व का अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जबकि SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, ये वो वाला रेशो है, ये वो वाला रिजर्व है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने यहाँ खुद के पास ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, खुद के पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इन दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए तो LRR आ जाता है। LRR जो है वो क्या है? LRR इज द सम टोटल ऑफ SLR एंड CRR, ठीक है। जो LRR का रेशो है ये कौन बताता है? ये बताता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को, और वो सारे कमर्शियल बैंक्स उसका पालन करते हैं। और टोटल डिपॉजिट का जितना भी LRR बताएगा आरबीआई, उतना परसेंटेज क्या करेंगे वो लोग, जितना अपने पास मेंटेन करना है वो अपने पास करेंगे SLR के रूप में, और बाकी CRR के रूप में आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब LRR जो है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, उसमें SLR भी होता है और CRR भी होता है। CRR वाला जो अमाउंट है वो किसके पास रखवाना पड़ेगा? आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के आना पड़ेगा। जबकि SLR वाला जो अमाउंट है वो कहाँ पे रखवाना पड़ेगा? SLR वाला अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास खुद के पास एज ए रिजर्व मेंटेन करके रखेंगे वो, और इन दोनों का टोटल LRR होगा जो कि लिक्विडिटी रिजर्व रेशो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल रिजर्व है हमारा। LRR क्या है? LRR मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैट अ कमर्शियल बैंक शुड हैव टू मेंटेन एदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर कमर्शियल बैंक, या एदर फॉर इटसेल्फ और फॉर
कमर्शियल बैंक। तो LRR का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास, अपने खुद के लिए मेंटेन करके रखना है या कमर्शियल बैंक के लिए मेंटेन करके रखना है, उन सबका टोटल। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, SLR और CRR। और SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास अमाउंट रखना है वो वाला अमाउंट है ये। और CRR माने जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवा के रखना पड़ेगा, वो CRR के नाम से कहलाएगा। तो चलिए दोबारा से आ जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, इसको मैं एक बार से यहाँ पे हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो भाई देखो ये 3 फंक्शंस यहाँ पे, सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। भाई अभी अभी मैंने बताया कि भाई CRR माने कैश रिजर्व रेशो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करके रखना होगा। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, इसका मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए कस्टोडियन का काम करता है, वो कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व अपने पास एज अ मेंटेन करके रखता है, कस्टडी में रखता है वो अपनी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखिए कि भाई कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट नोन एज कैश रिजर्व रेशो और CRR विद द सेंट्रल बैंक। तो हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज CRR के रूप में सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवा के रखना होता है। आगे है, इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इस तरीके से जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपने पास कस्टडी में रखता है उस कैश रिजर्व को। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ ली। आगे है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, भाई जब कमर्शियल बैंक्स की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता, तो वो कमर्शियल बैंक्स कहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ से उधार लेंगे। तो भाई वो RBI से उधार लेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे वो लोग। जैसे गवर्नमेंट लोन ले सकती है RBI से, वैसे कमर्शियल बैंक्स भी RBI से लोन ले सकते हैं। जनरल पब्लिक किससे लोन लेती है, कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक किससे लोन लेंगे, RBI से। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब यह है कि भाई सारी उम्मीदें खत्म होने पे RBI की याद आएगी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी कि व्हेन कमर्शियल बैंक, तो पढ़ते हैं भाई यहाँ पे, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, हर जगह हाथ पैर मारने के बाद भी उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती, तो अंत में वो किसके पास जाएंगे, RBI के पास जाएंगे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो RBI होता है, आखिरी उम्मीद होती है RBI कमर्शियल बैंक्स की। आगे यहाँ पे लिखा है कि भाई सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो इन बैंक की मदद करता है, इनको लोन देके। लोन वो कैसे देगा, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के बदले में देगा लोन, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके लोन देगा। ठीक है, तो ये लोन देने का तरीका है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन कैसे देगा, सिक्योरिटीज़ के बदले में लोन देगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में वो लोन देगा। अब अगला यहाँ पे काम क्या करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए, क्लियरिंग हाउस का काम करता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस कमर्शियल बैंक की होती हैं वो सारी की सारी कौन क्लियर करेगा, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस RBI क्लियर करके चलता है। सेंट्रल बैंक उन सारी ट्रांजैक्शंस का जो है हिसाब किताब मेंटेन करता है। तो एज अ सेंट्रल बैंक, तो देखते हैं भाई, एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो एज सेंट्रल बैंक होल्ड कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। तो भाई अब देखो, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करता है, तो इसीलिए अब कमर्शियल बैंक्स का काफ़ी सारा पैसा किसके पास होगा, सेंट्रल बैंक के पास होगा ना, सेंट्रल बैंक के पास पड़ा होगा। तो कमर्शियल बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखे कि भाई ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक, सारे के सारे कमर्शियल बैंक का खाता होता है सेंट्रल बैंक के अंदर। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर बैंक्स को आपस में एक दूसरे से पैसा लेना है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक को SBI से कुछ पैसा लेना है, या SBI ने कुछ पैसा एक्सिस बैंक से लेना है, ठीक है, वाइस वर्सा किसी भी तरीके से, तो बैंक्स के बीच की जो ट्रांजैक्शन है वो कौन मीडिएट करवाएगा, RBI मीडिएट करवाएगा। ठीक है, तो RBI उनके बीच की ट्रांजैक्शंस को जो है करवा के देगा। सो देयरफॉर
द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। तो भाई उनके खाते खुले हुए हैं आरबीआई के पास, तो उनके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां करके वहीं पे सारी सेटलमेंट आरबीआई कर देता है, तो ज़्यादा झंझट यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे आगे एक बात लिखी है, एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक। तो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनके लिए रेगुलेशंस बनाता है, रूल्स बनाता है। आगे है द रेगुलेशन ऑफ बैंक मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट, मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप। मतलब ये तरह तरह की एक्टिविटीज़ है जिनसे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। ठीक है, ये सब आपको ना याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो एक काम करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आप हटा देना। ठीक है, इसको आप काट देना, बस आप इतना ही इस पॉइंट में याद करना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला हमारे पास फंक्शन आ गया, फोर्थ फंक्शन कंट्रोलर ऑफ फोर्थ फंक्शन हमारे पास आ गया। फोर्थ फंक्शन हमारा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मैंने बताया था कि ये वाला लास्ट में पढ़ेंगे हम, इससे पहले हम लास्ट जो हमारा फिफ्थ वाला जो फंक्शन था उस पर आ जाते हैं। ये रहा फिफ्थ फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे फोर्थ लिख दिया, इसको गलती से इसको 5 कर लेना नंबर। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स सॉरी जो सेंट्रल बैंक, अब देखो जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी अपनी कस्टडी में रखता है। अब आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि भाई हमारे देश में एक एक्ट है फेमा एक्ट, फेमा एक्ट। तो जो फेमा एक्ट है ना, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो मैं, फेमा मतलब FEMA। ठीक है, फेमा एक्ट है हमारे देश में, आप नेट पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना चाहे इसको। तो फेमा एक्ट जो है उसके अनुसार भारत का कोई भी व्यक्ति $2000 से ज़्यादा अपने पास मेंटेन नहीं कर सकता, मतलब फॉरेन करेंसी के रूप में $2000 से ज़्यादा अपने पास मेंटेन नहीं कर सकता। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति $2000 से ज़्यादा अपने पास मेंटेन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये डॉलर उसके पास कहाँ से आए, ये फॉरेन एक्सचेंज उसके पास कहाँ से आया। ठीक है, तो उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई जितना चाहे उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास मेंटेन कर सकता है, तो ये भी एक फंक्शन है आरबीआई का। तो चलो पढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल बैंक एक्ट्स as the custodian of the country's stock of gold and reserve. The central bank act as the custodian of country's stock of gold and reserve of foreign exchange. तो भाई जितना भी एक कंट्री के अंदर गोल्ड का स्टॉक है या फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है कंट्री में, उस सब का कस्टोडियन कौन है, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है। आगे यहाँ पे लिखा गया कि भाई दिस फंक्शन एनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। इससे भाई सेंट्रल बैंक के पास एक पावर आ जाती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज पे भी क्या कर सकता है, अपना कंट्रोल जो है वो कर सकता है। आगे यहाँ पे है कि भाई अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रेगुलेशंस बनी हुई है, जो रूल्स बने हुए हैं, उसके अनुसार जितनी भी जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होंगी वो आरबीआई के थ्रू रूट होंगी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी। आगे यहाँ पे लिखा गया कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विद आर रिजर्व बैंक सर्व्स टू ऑब्जेक्टिव। अब भाई फॉरेन एक्सचेंज का सेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पे, तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई सेंट्रलाइजेशन क्यों किया फॉरेन एक्सचेंज का, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, इट हेल्प्स बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो जो एक्सटर्नल वैल्यू है करेंसी की, बाहरी वैल्यू है जो करेंसी की, बाहर के देश की जो करेंसी मतलब जो उसकी वैल्यू है, उसको स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने में, स्टेबल करने में मदद मिलती है, ज़्यादा उसकी वैल्यू चेंज ना हो, फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो। ठीक है, तो स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स इन परसुइंग a coordinated policy toward the balance of payment situation in the country। अब वैसे ही देखो ये बात हमने ना अभी तक पढ़ी नहीं है कि BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो बात यहाँ पे लिखी है मैंने, तो एक काम करेंगे, इस बात को अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं कि भाई BOP क्या है।
बीओपी वैसे गवर्नमेंट का खाता होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है गवर्नमेंट का खाता होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं, ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट दो साइड्स होती हैं इसमें। तो गवर्नमेंट के खाते को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे वैसे बात ये लिखी कि इट हेल्प्स इन परसुइंग अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये बात जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से समझ में आएगी, तो इसको अभी के लिए आप स्किप कर देना। आप इसको ध्यान में रखना कि भाई ये बात यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 2, हमने जो है 4 फंक्शंस पढ़ लिए हैं। पहला फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा था करेंसी अथॉरिटी, दूसरा फंक्शन हमने बैंकर टू गवर्नमेंट पढ़ा कि भाई बैंकर टू गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है सेंट्रल बैंक। फिर हमने पढ़ा अदर बैंक्स के लिए भी, जो कमर्शियल बैंक्स है मतलब उनके लिए भी बैंकर का काम करता है, सुपरवाइजर का काम करता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी कस्टडी आरबीआई के पास होती है। कोई और व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर $2000 से ज़्यादा अपने पास मेंटेन नहीं कर सकता एज पर फेमा एक्ट, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब लास्ट फंक्शन हमारे पास रह गया यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो भाई एक देश के अंदर मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है, मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है आरबीआई। तो चलो बच्चों कुछ टर्म्स समझ लेते हैं पहले, ठीक है, 4th पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? तो देखो भाई, अगर मान लेते हैं जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन जब देंगे, लोन देने के बदले में क्या करेंगे, लोन देने के बदले में इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना इनसे, जनरल पब्लिक से इंटरेस्ट का पैसा लेंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि भाई जब कमर्शियल बैंक जाएंगे लोन लेने के लिए आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक की जो लोन की नीड्स हैं वो कौन पूरी करेगा, आरबीआई पूरी करेगा। तो आरबीआई जब इनको लोन देगा तो आरबीआई भी तो बदले में पैसे लेगा नहीं, आरबीआई भी तो इनसे इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को, सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है, आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट होगा, जिस रेट पे आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, इस इंटरेस्ट के रेट को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखिए, पढ़ते हैं एक बार। इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई, लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अब सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टर्म नीड्स, मतलब ये जो लोन दिया जाएगा ये शॉर्ट टर्म लोन होगा, ठीक है। कैसा लोन होगा, शॉर्ट टर्म लोन। तो इसका मतलब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देगा तो उसके बदले में जो ब्याज लेगा ना, वो जो ब्याज का रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। तो रेपो रेट का मतलब वो वाला इंटरेस्ट का रेट जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स से, किसके लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। अब ऐसे ही हमारे पास अगला यहाँ पे जो टर्म आएगी अगली, वो आएगी बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है? तो देखो भाई, अब जैसे कि मैंने बताया ऊपर जो मैंने समझाया था, सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर जनरल पब्लिक को लोन चाहिए तो जनरल पब्लिक तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन बात मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स की, ठीक है। यहाँ पे जो लोन्स थे वो शॉर्ट टर्म लोन्स थे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहा हूँ। तो जनरल पब्लिक को भी अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक से लेंगे और बदले में इंटरेस्ट देंगे, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सेम चीज़ यहाँ पे ये भी है कि भाई कमर्शियल बैंक को अगर लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएंगी। कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन दे देगा कमर्शियल बैंक्स को, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन बदले में इंटरेस्ट भी तो लेगा ना। तो ये जो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन के बदले में चार्ज किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। तो मतलब दोनों ही चीज़ें एक जैसी है, बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो बैंक रेट के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। तो जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो उस पे शॉर्ट टर्म लोन पे अगर वो ब्याज दे रहा है तो वो रेपो रेट है, अगर लॉन्ग टर्म लोन पे वो ब्याज पे कर रहा है तो वो बैंक रेट है। अब अगली टर्म यहाँ पे आती है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? अब जैसे मैंने बताया कमर्शियल बैंक्स को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सेंट्रल बैंक को भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, भाई सेंट्रल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है।
तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो नहीं कर सकती क्या? सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर सकती है, कमर्शियल बैंक लोन दे सकते हैं, सेंट्रल बैंक को लोन दे सकते हैं, लेकिन बदले में ये भी तो बोलेंगे ना हमें इंटरेस्ट चाहिए। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते थे तो भाई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते थे, अब कमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं तो ये भी सेंट्रल बैंक से क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे सेंट्रल बैंक से, इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर करेंसी नीड्स, ठीक है। तो भाई अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रहा है तो जिस रेट पे ये लोन दिया जा रहा है, वो जो इंटरेस्ट का रेट है उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे भी कुछ चीज़ें हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। तो हमने अभी अभी पढ़ा था लीगल रिजर्व रेशो का मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज हर बैंक को एज अ रिजर्व मेंटेन करना होता है। इसमें दो जो है हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है CRR और दूसरा होता है SLR, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कमर्शियल बैंक गया और उसने यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर दिए पैसे, डिपॉजिट किए पैसे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 रुपीज़ उसने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिए, कमर्शियल बैंक के पास अब 100 रुपीज़ आ गए। अब होता क्या है कि भाई कमर्शियल बैंक को ये जो 100 रुपीज़ है इसके दो हिस्से करने होते हैं। एक हिस्सा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20% में कर देता हूँ, ये हिस्सा तो उसको अपने पास रखना पड़ेगा, ये है LRR, ठीक है, LRR। तो ये हिस्सा तो उसको अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब 20 रुपीज़ उसको अपने पास मेंटेन करने पड़ेंगे। और जो बाकी 80% बच गया, मतलब 80 रुपये जो बच गए, ये 80 रुपये क्या कर देंगे, लोन दे देंगे, ठीक है, लोन दे देंगे लोगों को। तो इसका मतलब अगर डिपॉजिट 100 रुपीज़ के आए हैं तो उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज LRR के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को, और बाकी पैसा कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा अदर पर्सनस को। अब ये जो LRR है 20%, इसके भी दो हिस्से होते हैं, इसमें SLR और CRR होता है। अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये 4% है और ये जो है हमारा बाकी जितना बच गया 16%, ठीक है। तो इसका मतलब 4% जो पैसा है, ये वाला पैसा 20 रुपीज़ का 4%, ये पैसा मतलब 8 रुपये कमर्शियल बैंक्स को कहाँ पे रखवाने पड़ेंगे, RBI के पास रखवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो CRR का मतलब वो वाला पैसा जो कमर्शियल बैंक RBI के पास कस्टडी के रूप में रखता है, रखवाना पड़ेगा उसको। और SLR भाई कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, ठीक है, सेल्फ के पास रखेंगे, ये अपने पास रखेंगे, ठीक है, खुद के पास रखेंगे ये वाला पैसा। तो ये वाला रिजर्व खुद के पास अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो यही बात है, देखो आगे हम यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि कैश रिजर्व रेशो क्या है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है। तो कैश रिजर्व रेशो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास जो रखवाना पड़ेगा पैसा वो कैश रिजर्व रेशो है। आगे है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। अपने खुद के पास ये पैसा उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अभी हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे समझी हैं, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके बाद LRR, CRR और SLR क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे देश में। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की दो पॉलिसीज़ हैं, एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, ये किसके द्वारा गवर्नड होती है, ये गवर्नड बाय सेंट्रल बैंक होती है। ये पॉलिसी कौन चलाता है, सेंट्रल बैंक चलाता है। जबकि जो फिस्कल पॉलिसी है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, ये पॉलिसी कौन गवर्न करता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न की जाती है। अब यहाँ पे अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे, हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड हम जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब सेंट्रल बैंक कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे भाई उसके पास दो मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड में देखो, क्वांटिटेटिव मेथड में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले है रेपो रेट, फिर है बैंक रेट, फिर है LRR। LRR में CRR और SLR दोनों आ गए।
फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन और फिर रिवर्स रेपो रेट है हमारे पास। अब यहाँ पे इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातें और समझेंगे यहाँ पे। तो एक देश में दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो होगी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है डिमांड में कमी, डिमांड कम है लोगों के पास, ठीक है, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब उनके पास पैसा कम है, ठीक है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है। इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कब होगी, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो व्यय भी कम करेंगे, खर्च भी कम करेंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड होगी। और दूसरी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड, भाई इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा डिमांड चल रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो ये सिचुएशन कब होगी, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी इकोनॉमी में। तो ये दो तरह की सिचुएशन है, जब ज़्यादा मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा, तो उस केस में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक रेट का एग्जांपल लेते हैं। भाई बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन देते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन देते हैं। अब मान लिया जाए कि एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, तो अब भाई सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करेगा इस सिचुएशन को, कंट्रोल करना है ना यहाँ पे मनी सप्लाई को, तो कैसे कंट्रोल करेगा सेंट्रल बैंक, कैसे ठीक करेगा सिचुएशन को, एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है उसको कैसे ठीक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेपो रेट था, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा बैंक। अब देखो रेपो रेट क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, रेपो रेट पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है इस रेट पे। अब देखो अगर ये रेट बढ़ गया तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को जो लोन मिलेगा वो महंगा हो जाएगा ना, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, महंगा हो जाएगा लोन कमर्शियल बैंक्स के लिए महंगा होगा, तो आगे जब वो पब्लिक को लोन देंगे तो उस पर भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो पब्लिक के लिए भी लोन महंगा हो जाएगा। इसका मतलब लोन लेना आसान नहीं रहेगा, लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो सकती है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में क्या किया जाएगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोन लेना इजी नहीं रहेगा, तो जो मनी सप्लाई है वो कम होनी शुरू हो जाएगी इकोनॉमी में। इसी के विपरीत अगर मैं डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन ले लूँ, मैं ये मान लूँ कि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन चल रही है, इसका मतलब मनी सप्लाई कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम है ना, तो अब क्या करना है, अब रेपो रेट को मुझे घटाना पड़ेगा, अब मुझे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कम ब्याज पे, ठीक है, रेपो रेट घटा दूंगा। रेपो रेट घटने से क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देंगे वो सस्ता हो जाएगा, फिर आगे कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देंगे तो वो भी सस्ता हो जाएगा, तो लोगों को ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से यूज़ करेगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो रेपो रेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो यूज़ कर सकता है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो रेपो रेट को क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, डिमांड अगर एक्सेस है इकोनॉमी के अंदर। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो जो रेपो रेट है उसको गिरा देंगे, कम कर देंगे ताकि लोन सस्ता हो जाए। सेम चीज़ बैंक रेट के साथ है, ठीक है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो बढ़ा देंगे, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी तो घटा देंगे। अब आगे देखते हैं LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब, लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है कि भाई अगर पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक के पास तो उस पैसे में से कमर्शियल बैंक को एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है तो इसमें से 20 रुपीज़ अपने पास एज अ रिजर्व रखने पड़ेंगे और बाकी पैसा फ्लो करेगा इकोनॉमी के अंदर। ये हमारी मनी सप्लाई का काम करेगा, ये इकोनॉमी में घूमेगा ये पैसा, ठीक है, और ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, रिजर्व वाला पैसा। अब देखो मैं बोलता हूँ कि भाई एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मान लो इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना LRR को इंक्रीज़ कर देंगे। LRR को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मान लो पहले मेरा LRR 20% था,
ठीक है। तो मैं क्या करता था, 100 में से 20 अपने पास रख लेता था और बाकी मैं पब्लिक को लोन दे देता था, ठीक है। कमर्शियल बैंक इस तरीके से करते थे। बट मैं मान लेता हूँ कि भाई एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और मैंने इसको 40% कर दिया, तो अब क्या होगा, 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ तो बैंक के पास ही रहेंगे, तो इकोनॉमी में कम पैसा फ्लो करेगा। कम पैसा फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड कम होने लग जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में आने लग जाएगी। तो इसका मतलब भाई LRR को या CRR को या SLR को हम इंक्रीज़ करेंगे अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इनको घटाएंगे हम, ठीक है। सेम रेपो रेट और बैंक रेट की तरह ही। इसी के बाद आगे रिवर्स रेपो रेट भी सेम होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो रिवर्स रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि भाई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं, तो भाई वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी कि भाई डिमांड अगर एक्सेस है तो क्या होगा, डिमांड एक्सेस है तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिख के समझते हैं इस बात को। कमर्शियल बैंक लोन देगा सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, और बदले में जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाएगा इस वाले इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब मान लेते हैं कि भाई इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन मान लेते हैं, एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा कब होगी, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में। अब देखो होगा क्या कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जो लोन दे रहे हैं वो उसका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट का रेट है वो फॉर एग्जांपल पहले 20% था, ठीक है, लेकिन अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई है, तो इस रेट को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, तो भाई इस रेट को ना घटा दिया जाएगा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। क्यों, क्योंकि भाई इससे ना सेंट्रल बैंक के लिए लोन लेना इजी हो जाएगा कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक इजीली कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है, और लोन लेके क्या होगा, ये पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास था वो किसके पास आ जाएगा, अब सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा ना। तो कमर्शियल बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा पब्लिक को, ठीक है, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, घट जाएगी, इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट को डिमांड जब एक्सेस होगी तब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और डेफिशिएंट डिमांड में उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ हमारे टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज़ करके सेंट्रल बैंक जो है क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आगे है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब अपनी सिक्योरिटीज़ बेच देना। आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को सेल करके पब्लिक से पैसा ले लेता है। भाई अगर एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, देखो एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लोगों को अपनी सिक्योरिटीज़ दे देगा। आरबीआई क्या करेगा, लोगों को सिक्योरिटीज़ दे देगा, अपनी सिक्योरिटीज़ दे देगा, अपने शेयर्स दे देगा, और बदले में लोगों से पैसा ले लेगा, ठीक है, लोगों से पैसा ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा सारा का सारा आरबीआई के पास आ जाएगा और लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं रहेगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा उस केस में, अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगा नहीं, जो लोगों को बेची हुई सिक्योरिटीज़ है उनको खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आरबीआई ने जो लोगों को सिक्योरिटीज़ बेची हुई थी पहले से उनको खरीदना शुरू कर देगा और बदले में लोगों को पैसा देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट तो भाई होता क्या है, कभी कभार यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट तो जब बैंक लोन देते हैं ना पब्लिक को, बैंक लोन देते हैं जब पब्लिक को, तो बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी जमा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ज़मीन जायदाद के कागज़ गिरवी रखवा लेते हैं, ठीक है, गोल्ड गिरवी रखवा लेते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं ये जो मेरा सिक्योरिटी मैं रखवा रहा हूँ लोगों से, सिक्योरिटी मैं रखवा रहा हूँ लोगों से, अगर मैं ये ज़्यादा कर लूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं 20,000 की सिक्योरिटी रखवाता था लोगों से, ठीक है,
और अगर मैं अब इसको 40,000 कर दूँ इस सिक्योरिटी को कि भाई मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए लोगों से, तो क्या होगा, लोन कम लेना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है। तो ऐसा मैं कब करूँगा, मैं अपना जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाऊंगा कब, जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होगी। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो मुझे मनी सप्लाई घटानी है इकोनॉमी में, तो मैं चाहता हूँ लोग कम लोन लें। अब कम लोन लें तो मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी वाला अमाउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी का अमाउंट बढ़ा दूंगा ताकि लोन कम ले लो, ठीक है। तो मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दूंगा एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में। डेफिशिएंट डिमांड होगा तो उल्टा कर दूंगा। मोरल सुएशन का मतलब क्या है, मोरल सुएशन का मतलब ये है कि भाई आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ये समझाता है कि भाई तुम लोग क्या करो ना, कि जो जनरल पब्लिक तुम्हारे पास लोन लेने आती है ना, उनको लोन के लिए डिस्करेज करो, उनको ना नुकसान बताओ लोन के, कि लोन जो है वो सही नहीं है, लोन लेने से क्या 36 नुकसान है उसके, ठीक है, वो चीज़ें बताओ ताकि लोन ना ले लो, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, ठीक है। अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई चाहेगा लोगों के पास पैसा कम हो ताकि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन ठीक हो पाए, तो वो डिस्करेज करेगा लोगों को लोन लेने के लिए। तो मोरल सुएशन का मतलब जब बैंक सुझाव देते हैं लोगों को कि लोन मत लो, ठीक है, इस तरीके से समझाया जाता है बैंक्स के द्वारा, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है तो उस केस में जो बैंक है वो क्या करेगा, इंकरेज करेगा लोगों के लोन लो, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़े, मनी सप्लाई इंक्रीज हो और लोग डिमांड जो है वो ज़्यादा करने लग जाएं, ठीक है। तो मोरल सुएशन का मतलब जब बैंक्स के द्वारा सुझाव दिया जाएगा पब्लिक को। अब आगे है क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब ये है कि भाई सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दिया जाए जो उसको पे करने में सक्षम होंगे, जिनकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी होगी, जिनके पास अच्छी सिक्योरिटी होगी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिनके पास, ठीक है, जो इजीली लोन रीपे करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को छांट के लोन दिया जाए जो बाद में रीपे करने में सक्षम होंगे, जिनके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्रेडिट राशनिंग। तो ये हमने पढ़ा कि भाई डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं, जिनके थ्रू आरबीआई सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। ये जो फोर्थ वाला हमारा फंक्शन है इसकी रीडिंग रह गई है, अभी रीडिंग नहीं की मैंने नोट्स में से, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगा पहले फोर्थ वाले पॉइंट की। अगर अभी करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये क्लास, ठीक है, ऑलरेडी लंबी हो गई है, थियोरेटिकल क्लास है, बोर हो जाता है बंदा, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा हूँ ये वाली। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी रीडिंग करवा के दूंगा आपको। प्लस अगर आपको आज वाली क्लास में कुछ भी डाउट्स हैं, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में कुछ डाउट्स आए हैं, समझ में नहीं आई है अगर कुछ बातें, तो आप फ़ोन कर लेना, फ़ोन करके अच्छे से मैं आपको फ़ोन पे सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, चलिए।